ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे। यहां पर टॉपिक अपना जो लास्ट क्लास में चल रहा था बेटा, कौन सा टॉपिक की बात कर रहे थे? AS22 ऑन, बोलो बेटा, नाम भूल गया मैं तो उसका, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। आओ फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं इसका एक बार। AS22 क्या कहता है? AS22 बोल रहा है कि जी आपको जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगते हैं, उस टैक्स की आपको अकाउंटिंग करना सिखाते हैं। मैंने कहा आप क्या सिखाओगे अकाउंटिंग? अकाउंटिंग तो मुझे आती है, एंट्री मुझे आती है, टैक्स कैलकुलेट करो और एंट्री कर दो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। एएस ने कहा नहीं, ये इतना आसान ना होगा। मैंने कहा क्यों? बोला एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि देयर एग्जिस्ट सम रीजंस जिनके वजह से अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम अलग अलग आएंगी। याद आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, बड़े सारे रीजंस हैं जिनके वजह से अकाउंटिंग और टैक्सेबल इनकम अलग अलग होती है। नाउ दीज रीजंस ऑफ डिफरेंसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से थे बेटा? या तो टाइमिंग डिफरेंस होगा या परमानेंट डिफरेंस होगा। अब ये जो डिफरेंसेस हैं टाइमिंग और परमानेंट, हम फिलहाल बात किसकी करेंगे यहां पर? एएस बोल रहा है अभी फिलहाल हम आपको सिखा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट में टाइमिंग डिफरेंस। अगर जो टाइमिंग डिफरेंस के वजह से अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में फर्क आया, उस फर्क को मुझे देखना पड़ेगा। और ये फर्क को क्या नाम दिया एएस ने? एएस ने बोला कि अगर अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम तो उसे क्या कह देंगे? बोलो बेटा क्या रहा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डीटीएल क्रिएट हो जाएगी। एंड इफ अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम तो डीटीए, डायरेक्ट टैक्स डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो जाएगी। ठीक, तो उसी सब के बारे में इसमें अभी तक मैंने आपके साथ चर्चा की। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? बोलो बेटा। ठीक, ये हमने अभी तक आपके साथ चर्चा की। जो अकाउंटिंग इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स निकलता है उसे क्या कहेंगे? टैक्स एक्सपेंस। और जो टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स निकलेगा, करंट टैक्स। क्लियर है बात? तो इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं इफ टैक्स एक्सपेंस इज मोर देन करंट टैक्स तो इट विल गिव राइज टू डीटीएल। बोलो बेटा। लेकिन अगर टैक्स एक्सपेंस इज लेस देन करंट टैक्स तो इट विल गिव राइज टू डीटीए, डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है बेटा, बोलो फटाफट से। तो चलो एक काम करते हैं, फटाफट से कुछ बातें लिखना शुरू कर दीजिए। थोड़ी बहुत ही है, मतलब कोई खास नहीं है, सब बता चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बातें हैं, लिख लो यहां पर। चलो थोड़े से नोट्स बनवा रहा हूं बस, कोई खास विशेष बात नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। लिखें फर्स्ट स्टार, दिस एएस प्रिस्क्राइब्स the accounting treatment, prescribes the accounting treatment of taxes on income and follows the कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग। बेटा याद कराना, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था? ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता था एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द इनकम। तो बस वही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। यहां पर टैक्सेस के ऊपर, जो इनकम के ऊपर टैक्स है उसकी अकाउंटिंग ये एएस मुझे सिखाएगा। नोट कर लिया बेटा? नेक्स्ट देखें।
ऐसे लिख लीजिए इसको, रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड, नहीं, एक मिनट, expenses incurred should be matched with the revenue of the period as per matching concept. ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन लिखवाई है बस। तीसरा लिखें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस AS इज टू शो। अब ये AS की पहली लाइन है वैसे तो, लेकिन अगर शुरू में पढ़वाते ना कुछ समझ नहीं आता। देखना क्या लिखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस AS इज टू शो डेफर्ड टैक्स एसेट DTA और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी DTL एज द केस में बी। हिंदी करना इसका मतलब क्या बेटा, एज द केस में बी। कोई एक ही होगा, या तो DTA होगा या DTL होगा। सब पता तो है मुझे। अब इसमें AS की फर्स्ट लाइन यही है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस AS का कि DTA DTL जो भी हो उसको आप शो करें। ठीक, वो ठीक है, अब तो पता है मुझे DTA DTL क्या होता है, इसमें कोई ऐसी आफत वाली बात नहीं है। एज द केस टू शो DTA DTL एज द केस में बी in the financial statements of the company। बेटा बढ़ो आगे, लिखें। और वही सब कुछ जो पढ़ा हुआ है वही लिखवा रहा हूं मैं, कोई विचित्र बात नहीं हो रही यहां पर, ना ही कुछ नया सीखने को मिलेगा कुछ। द डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम and taxable income can be of two types। बेटा नाम बताना क्या कहते हैं। लिखो टाइमिंग डिफरेंस पहले, इसके बारे में लिख लो 2 लाइनें टाइमिंग डिफरेंस के बारे में। डिफरेंस इन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम, AI NTI लिख दिया मैंने इसको। डिफरेंस इन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम इन वन पीरियड एंड आर कैपेबल of reversed in one or more subsequent periods।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार डिफरेंस अराइज हो गया क्योंकि भाई डेप्रीसिएशन या आरएनडी इनकम टैक्स वाले पूरा अलाउ कर देते हैं फर्स्ट ईयर में ही, अकाउंट्स में धीरे धीरे अलाउ होता है। तो आज जो डिफरेंस क्रिएट हो गया वो आने वाले 1 या अधिक सालों में रिवर्स हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई डिफरेंस है तो उसे क्या कह देंगे? टाइमिंग डिफरेंस। क्लियर है बात बेटा? बोलो बेटा। लिख लो उसमें एग्जाम्पल, जैसे डिफरेंस इन इनकम ड्यू टू different methods of depreciation। एग्जाम्पल, भाई 1 लाख की एसेट है, प्रॉफिट एंड लॉस में तो 1 लाख ही जाएंगे, 2 साल में चले जाएं, 3 साल में चले जाएं, अकाउंट्स में किसी और तरीके से जा रहे हैं और इनकम टैक्स में किसी और तरीके से जा रहे हैं। आएगा कुल मिलाकर वो 1 लाख की जो एसेट थी, खर्चा 1 लाख का ही पीएनएल में आएगा, लेकिन वो 3-4 साल की इनकम को अलट पलट कर देगा कुछ। ठीक है बेटा? मोर और लेस 4 साल की इनकम रहेगी बराबर ही टोटल मिलाकर, इन टोटलिटी। बेटा मेरे ख्याल से एग्जाम्पल सारे दिमाग में घूम रहे होंगे ना अब तो? बोलो बेटा। ठीक, सब चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट लिखिए, परमानेंट डिफरेंस। बी पॉइंट लिखें। हम टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं। परमानेंट डिफरेंस, बेटा जरा बताना परमानेंट डिफरेंस किसे कहेंगे? जो डिफरेंस अराइज हो जाएगा और फिर कभी रिवर्स ना होगा। मैंने एक खर्चा डाला हुआ है, डोनेशन, अकाउंटिंग इनकम के लिए पीएनएल में। इनकम टैक्स वालों ने कहा ना भाई ना, ये डोनेशन खर्चा हम ना मानेंगे, ये तुम्हारी घर की फर्म है, एनजीओ है, जिसको आपने डोनेशन दे दिया, खर्चा यहां मांग रहे हो, जिससे इनकम कम हो जाए और इनकम टैक्स ना देना पड़े, हम ना अलाउ करेंगे इस खर्चे को। और हां, ये आज भी अलाउ है, 2 साल बाद लेकर आओगे तो भी डिसअलाउड ही होगा। यानी ये तो डिफरेंस परमानेंटली क्रिएट हो ही गया, विल नॉट बी रिवर्स्ड इन 1 और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड्स। बेटा क्लियर है बात? लिखो लिखो, परमानेंट डिफरेंस में डिफरेंस इन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम, डिफरेंस इन एआई एंड टैक्सेबल इनकम इन 1 पीरियड एंड डू नॉट reverse in 1 or more subsequent periods। Example, some of the expenses are disallowed by income tax। डिसअलाउ कर दिए तो भाई साहब ना तो आज इनकम मिल रही है और ना ही भविष्य में कभी रिवर्स होगी, यानी ये डिफरेंस तो रहेगा ही अब परमानेंटली। बेटा क्लियर है बात? बोलो, लिखो उसके बाद हेडिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो डीटीए, डीटीएल या करंट टैक्स या टैक्स एक्सपेंस, वो सब लिख रहे हैं बस। लिखो हेडिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स फर्स्ट लिखिए टैक्स एक्सपेंस। आप बताते जाओगे क्या लिखना है मुझे इसके आगे। टैक्स एक्सपेंस, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से।
या एक काम, हाँ चलो लिखो, टैक्स एज पर अकाउंटिंग इनकम। दूसरा बताओ क्या लिखने वाला हूं मैं? हाँ, करंट टैक्स। बताना बेटा, टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स लॉ, कुछ भी लिख लो। तीसरा, डेफर्ड टैक्स एसेट। बताना बेटा क्या होगा ये? अकाउंटिंग इनकम इज टैक्सेबल इनकम। एक्चुअली एएस में ना टैक्स का कंपैरिजन नहीं किया हुआ, इनकम के कंपैरिजन में बताया हुआ है। जो आप बोल रहे हो ठीक है, बिल्कुल वो अपनी समझ के लिए ठीक है, लेकिन जब मैं लिखूंगा यहां पर तो एएस ने जो भाषा यूज की है उसी का इस्तेमाल भी मैं कर रहा हूं। दूसरा अगला लिखोगे बेटा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यानी डीटीएल। बताओ क्या लिखूंगा उसमें मैं? अकाउंट। देख रहे हो गजब बात, जो एएस बोल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लो इसे, वो हम सबसे अंत में कर रहे हैं। हमने तो कॉन्सेप्चुअली काम कर लिया क्योंकि सारा, लेकिन फिर भी जो एएस बोल रहा है उसे लिख लेते हैं शब्दों में। कहीं रेफरेंस देना पड़ेगा तो यही लैंग्वेज हम यूज करेंगे। फिर कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा सॉरी, हाँ ये गलत हो गया क्या? एसेट लायबिलिटी ठीक तो है? अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। फॉर्मेट मैंने आपको लिखा ही रखा है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट लिखा हुआ है ना बेटा हमने। तो एक काम कर लो, एक नोट डालो। अब एक क्या नोट लिखोगे आप? एक कि टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू करंट टैक्स। बताओ इस क्या क्या लिखो इक्वेशन में? हाँ, प्लस प्लस जी, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। लिखो, ये लिखा हुआ है, इसको डिटेलिंग कर लेंगे, घबराओ मत, वही जो आप बोल रहे हो वही है, लेकिन एएस ने ये लिखा हुआ है। वो डेफर्ड टैक्स लिखा है सिर्फ मैंने, एसेट लायबिलिटी वर्ड यूज नहीं किया। वो आपको समझ आती है क्या है बात वो, लेकिन फिर भी अब अपनी भाषा में भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताना क्या लिखवाओगे इसमें? अब आप क्या चाह रहे हो, मन में क्या उमड़ के आ रहा है आपके? इसका मतलब है अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो क्या करेंगे बेटा? बोलो, तब तो ऐड करेंगे इस इक्वेशन में। और अगर ये डेफर्ड टैक्स एसेट है, ये डेफर्ड टैक्स आ रहा है हमारा एज पर एएस 22, एसेट है तो क्या करेंगे इसे? तब इसे लेस करेंगे। बेटा मन का उथल पुथल शांत हो गया कि नहीं हुआ? यही है, उसने एक्चुअली उस इक्वेशन में डेफर्ड टैक्स यूज किया है वर्ड, वो मेरी समझ मुझे आती है बात कि वो एसेट है तो माइनस कर दूंगा, लायबिलिटी है तो ऐड करूंगा इसमें करंट टैक्स में। नोट कर लो इसे भी। खत्म जी, मेरे पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं। और अब जितनी बातें थी मैंने सारी आपको बता दी यहाँ पर।
बता पहले ही दी थी, बस लिखवानी और बाकी थी, तो वो लिखने वाला काम भी मैंने यहां पर कर लिया। एक काम करो फटाफट से, ज़रा एक बार MCQ पढ़ लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कर तो लेंगे जब आए हैं तो। आओ बेटा, MCQ पढ़ लिए थे क्या सारे? अरे बोलो। क्वेश्चन नंबर, देखो ये आ गया यहां पर 1 2 3। अरे शाम तो है, क्या ही पढ़ाऊँ मैं। पढ़ना बेटा, चलो पहले क्वेश्चन 1। एज पर AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, टैक्स एक्सपेंस इज, ये लो टैक्स एक्सपेंस। बेटा किसे कहेंगे टैक्स एक्सपेंस, बताना। करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स, बोलो बेटा। ठीक, ये डेफर्ड टैक्स भी क्या होगा, ऐड होगा अगर DTL है, ये माइनस होगा अगर DTA है। पढ़ लो क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स चार्ज टू PNL, करंट टैक्स माइनस डेफर्ड टैक्स क्रेडिटेड टू PNL, यानी किसकी बात कर रहे हैं, क्रेडिटेड टू PNL। क्या होगा, यही तो होगा, बोलो बेटा। ठीक, तीसरा, आइदर A और B, या फिर डेफर्ड टैक्स चार्ज टू PNL। क्या मतलब है, आइदर या तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, यही तो है। आगे आओ, ये क्वेश्चन तो किया हुआ है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स का 2 लाख है, टैक्स रिकॉर्ड्स का 5 लाख है, टैक्स रेट 45% है, DTA बनेगा, DTL बनेगा। बताओ बेटा, विदाउट कैलकुलेशन बताओ दिमाग में क्या क्या पिक्चर क्रिएट हो रही है। फॉर्मूला सब भूल जाना, बोलो बेटा फटाफट से। इनकम टैक्स की खर्चा ज्यादा 3 लाख रुपए। पहली बात तो 3 लाख पर डेफर्ड टैक्स क्रिएट होगा, 3 लाख पर 45% कितना, ये तो क्लियर है बिल्कुल। बस एक चीज और तय करनी है, जल्दी बोलो क्या। एक 35 एसेट है या लायबिलिटी है, तो आओ तय करते हैं। अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग का खर्चा कम है, बोलो, तो अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी। वैसे अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी तो DTL क्रिएट होगा बेटा, ठीक है। वरना और आगे बढ़ लो, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा तो टैक्स एक्सपेंस ज्यादा, टैक्स एक्सपेंस ज्यादा तो क्या हो जाएगा बेटा, चलो DTL क्रिएट हो जाएगा। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देयर इज नो प्री कंडीशन रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लायबिलिटी के लिए कोई शर्त नहीं है। अच्छा, लायबिलिटी कब क्रिएट होगी, बोलो, लायबिलिटी कब क्रिएट होगी। हाँ समझो ना, लायबिलिटी कब क्रिएट होगी, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है। हाँ बोलो, मैं बोल रहा हूं आज मेरी इनकम ज्यादा है, कल को रिवर्स हो जाएगी, ठीक, यानी कल को इनकम कम हो जाएगी। तो क्या इसके लिए कोई कंडीशन है, नहीं है। एसेट के लिए है, बताओ क्या। एसेट का मतलब क्या था, आज ये कम है, ये एसेट तभी तो क्रिएट करोगे अगर अजम्पशन होगी कि कल को रीजनेबली प्रॉफिट कमा लेंगे। बेटा क्लियर हो रही है बात, ये इक्वेशन दिमाग में सेट हो रही है कि नहीं हो रही है। भाई अगर मेरी इनकम आज ज्यादा ही है तो कल कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी DTL क्रिएट करने में, तो DTL क्रिएट करने में तो कहां कुछ शर्त की जरूरत है भाई। आज तो इनकम ज्यादा खुद हो ही गई, लेकिन अगर मैं DTA क्रिएट करना चाहता हूं तो आज इनकम कम है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं रिवर्स होगी, यानी कल को ज्यादा होगी, तभी तो आप DTA क्रिएट कर पाओगे। बोलो बेटा, तो DTA के लिए शर्त है कि देयर हैज टू बी ए रीजनेबल एश्योरेंस कि भविष्य में प्रॉफिट ज्यादा हो। DTL के लिए कोई शर्त नहीं है, पढ़ लो। MCQ के लिए, deferred tax asset under all circumstances can only be created if and only if there is reasonable certainty that future taxable income will arise। बेटा ठीक है, जल्दी बोलो। और लास्ट पॉइंट, यानी बोथ A और B करेक्ट हो गए। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से भी, इनकरेक्ट है, सॉरी
इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन 4 की बात कर रहे हैं हम। ओनली टाइमिंग डिफरेंस रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। क्यों? परमानेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा परमानेंट वाला? अरे भैया परमानेंट तो रिवर्स होगा ही नहीं, तो काय बात का टैक्स फालतू या कम जो है वही है बस आज। ठीक, सिर्फ परमानेंट, सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस विल गिव राइज टू डेफर्ड टैक्स, एसेट और लायबिलिटी। परमानेंट डिफरेंसेस डू नॉट रिजल्ट इन रिकॉग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। बिल्कुल सही। द टैक्स रेट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स इज सब्सटैंटिवली इनेक्टेड टैक्स रेट, यानी जो डिपार्टमेंट में बोला हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। और लास्ट पॉइंट, एंटिटी हैज टू रिकॉग्नाइज डीटीए डीटीएल अराइजिंग आउट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। देयर आर नो कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी इवेलुएटेड फॉर देयर रिकॉग्निशन। कोई शर्त नहीं है, लायबिलिटी के लिए तो नहीं है, एसेट के लिए है। क्या है शर्त? देयर हैज टू बी अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट फ्यूचर गेन विल फ्लो टू एन एंटरप्राइज। बेटा ठीक है, चलो लास्ट पर आ जाओ फटाफट से। 7th थर्जी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। कहानी है इतनी लंबी चौड़ी, कह रहा है एग्जाम में आया हुआ है ये। सुनिए, ABC लिमिटेड हैड एन इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल अमाउंटिंग टू 10 करोड़। मैंने VC को, कंपनी का नाम ABC, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए इन्वेस्टमेंट इन VC वेंचर कैपिटल को मैंने पैसा दिया। कितना दिया बेटा? 10 करोड़ रुपया दे दिया। मैंने कहा तुम अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते रहना, मेरे पास तो टाइम होता नहीं है, जो अच्छे प्रोजेक्ट लगे उसमें मेरे पैसे आप इन्वेस्ट कर देना। वेंचर कैपिटल को 10 करोड़ दे दिए। वेंचर कैपिटल इन टर्न हैड इन्वेस्टेड इन द बिलो पोर्टफोलियो कंपनीज। नई स्टार्टअप थी, उसमें VC ने कैपिटल इन्वेस्ट कर दी मेरी। आपने देखा होगा ना शार्क टैंक पर कि जी मेरे को फंडिंग मिली। कहां से मिली? VC से मिली हुई है। VC कौन? यही तो है जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्होंने पैसे रखे हैं कि भाई आप ढूंढते रहो, जो जो स्टार्टअप चल रहे हैं, नई नई कंपनियां बन रही हैं, पैसे लगाओ, रिटर्न बना के दो हमारे को। तो ऐसे ही मैंने भी किया, 10 करोड़ दे दिए इन्हें। और इन्होंने कहां कहां इन्वेस्ट कर दिया? 4 नए स्टार्टअप, 4 थे 5, 4 हैं, 4 नए स्टार्टअप में इन्होंने पैसा मेरा लगा डाला। यहां लगाया कितना? 2 करोड़। Z में लगाया कितना? 3 करोड़। और स्टार लिमिटेड में लगाया कितना? 4 करोड़। और सोनी में कितना लगा दिया? मेरे 10 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए कि नहीं किए इन्होंने? बड़ा सर 4 कंपनी ठीक लग रही हैं, हमने अपने हिसाब से चारों कंपनी में कुछ कुछ पैसा लगा दिया, 10 करोड़ लगा दिए हमने। ड्यूरिंग द ईयर 19-20 वेंचर कैपिटल हैड सोल्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन स्टार and realized an amount of 8 crore on the sale of shares of Star Limited। जानते हो क्या किया? अब कौन सा बेच दिया बेटा? यही ना स्टार। कितने में बेच दिया? इसी दिन के लिए तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था VC में, मुझे पता है, रिसर्च कर लेंगे ये। इन्होंने इसकी इक्विटी खरीदी और बाद में एग्जिट ले लिया, 8 करोड़ में बेच दिया। बेटा बोलो ठीक है, कितने का गेन हो गया? हाँ जी, 4 करोड़ का मुनाफा कमा दिया इसे बेचकर। चलो जी कोई बात नहीं। एन एंटायर प्रोसीड्स ऑफ 8 करोड़ हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय वेंचर टू ABC। और ये जो पूरे 8 करोड़ आए वो कहां दे दिए इन्होंने? वापस मुझे भिजवा दिए। सर देखो आपने 10 करोड़ दिए थे, 8 तो मैंने आपके वापस भिजवा दिए, बाकी और इन्वेस्टेड हैं अभी। बेटा बोलो, ये स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सारी ये स्टोरी समझ में आ रही है? क्या क्या हुआ अभी तक, घटनाक्रम बता रहा हूं बस मैं आपको। आगे आइए। द अकाउंट मैनेजर हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेंचर कैपिटल। अब मेरे अकाउंटेंट को कुछ इंफॉर्मेशन और मिली VC से। क्या? 8 करोड़ हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एट द ईयर एंड इज 2 करोड़। मेरे मुंशी जी ने क्या किया?
देखो मेरे मुंशी जी ने क्या किया, मेरे मुंशी जी ने क्या किया, अकाउंटेंट ने बोला सर हमने इन्वेस्टमेंट की थी 10 करोड़ की। मैंने मुंशी जी क्या हिसाब किताब चल रहा है? बोला जी 10 करोड़ दिलवाए थे हमने, 8 करोड़ रियलाइज हो गए। बोलो बेटा हमारे 2 करोड़ की लागत फंसी हुई है बस अभी। मेरे मुंशी जी बोल रहे हैं 10 करोड़ दिलवाए थे, 8 करोड़ हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिख रहा है बेटा, एंड नेट सेल एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एट द ईयर एंड इज 2 करोड़। बेटा क्लियर है बात? मेरे मुंशी जी कह रहे हैं सर 10 करोड़ दिए थे, 8 वापस आ गए, 2 करोड़ की लागत लगी हुई है। कंपनी हैड टू पे, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? कंपनी हैड टू पे कैपिटल गेन टैक्स। बोला जी ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ा होता है, आपने यूनिट बेची है अपनी, एक इन्वेस्टमेंट बेची है, मुनाफा हुआ है और उस पर 20% का आपको टैक्स देना पड़ेगा ऑन द नेट सेल कंसीडरेशन ऑफ 4 करोड़। समझ रहे हो? इनकम टैक्स क्या मांग रहा है बताओ? डिपार्टमेंट क्या मांग रहा है? डिपार्टमेंट कह रहा है भैया 4 की चीज 8 में बेची है, 4 करोड़ का मुनाफा हुआ है, 20% कितना हुआ? बोलो। इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं गेन हुआ है आपका भाई साहब 4 करोड़ का, इस पर कैपिटल गेन टैक्स बनता है 20%। हाउ मच? 0.8 करोड़ का। बेटा ठीक बोल रहा हूं? ये जमा करना पड़ेगा। मैंने कहा जी बाद में कर दूंगा ना, देखो 2 करोड़ है, बाद में कुछ नहीं होता, बाद में आपने कमाया मुनाफा भाई आज, और लॉजिकली तो होना भी यही चाहिए था। वो तो मेरा मुंशी जी स्मार्टनेस दिखा रहे थे अपनी कि जी अभी प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ प्रॉफिट कुछ भी, अभी 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है मेरी, बस जब ये भी खत्म हो जाएंगी तब प्रॉफिट बुक करके तब टैक्स देंगे। डिपार्टमेंट ने पकड़ ली गर्दन, ऐसे नहीं होता। आपने बेचा है 4 का माल 8 में, इसका मुनाफा तो हाथ के हाथ दो हमें। खैर तो यहीं रुक जाओ, जरा यहीं रुक जाओ, बताओ इनकम में डिफरेंस क्रिएट, यहां इनकम कितनी बुक करी है इसने, यहां गेन कितना बुक किया है इसने, इस वाले में अकाउंटेंट ने? अरे बोलो, कुछ नहीं बुक किया, जबकि टैक्स वाले कितना बोल रहे हैं? 0.8 करोड़। बताओ बेटा, हां डिफरेंस आ गया अकाउंटिंग इनकम टैक्स इनकम में कितना? 0.8 करोड़ का डिफरेंस आ गया। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, ये इससे कंपेयर होगा। तो कितना फर्क आ गया? 0.8 करोड़ का फर्क आ गया टैक्स में। वेदर इट विल गिव राइज टू डीटीएल और डीटीए? हाँ, नाउ सिंस अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन व्हाट? टैक्सेबल इनकम। बेटा दिख रहा है, ये इनकम मान ही रहे, ये इनकम मान रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा बेटा? डी ए कितने का? डिफरेंस इन इनकम पर 0.8 करोड़ का। बेटा ठीक है बात, ये डीटीए 0.8 करोड़ का रहेगा। अभी एक पॉइंट और बोल रहा है, क्या? ड्यू टू कोविड-19 द रिमेनिंग स्टार्टअप, जो रिमेनिंग है, कौन कौन से रिमेनिंग बच्चे बेटा? रिमेनिंग थे सर हमारे यहां पर ऑस्कर, जी और स्टार, जो सोनी जो भी हैं, आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। ओहो, कोविड-19 आ गया, ये बढ़िया काम कर नहीं पा रहे, एंड आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड विल सून वाइंड अप। ऐसा बंद हो जाएंगे, ये तो काम भी बंद करने वाले हैं। वेंचर कैपिटल इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड इफ रिक्वायर्ड दे विल प्रोवाइड अ इम्पेयरमेंट लॉस। जरूरत पड़ेगी तो इम्पेयरमेंट लॉस भी बुक कर लेंगे, जो AS 28 में लिखा हुआ है। यू नीड टू सजेस्ट वेदर अकाउंट मैनेजर व्हाट शुड बी द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। बताओ जी फटाफट से। अब भाई मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट नहीं है, इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट है, तो उस हिसाब से डीटीए बनना चाहिए 0.8 करोड़ का। ये लिख दोगे सारी बातें, कहानी आप?
बोलो। ठीक, एज पर अकाउंटिंग इनकम प्रॉफिट नहीं है, एज पर टैक्सेबल इनकम प्रॉफिट है, इसलिए डिफरेंस इन इनकम है तो डिफरेंस इन टैक्स आएगा, क्योंकि अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है कम है तो डीटीए क्रिएट होगा। लेकिन इन द गिवन केस डीटीए क्रिएट कब करते हैं? व्हेन देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट फ्यूचर गेन विल फ्लो टू एन एंटरप्राइज। बोलो बेटा, नहीं है एश्योरेंस, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। बेटा समझ में आ रही है बात? तो सर हम कुछ भी नहीं करके आएंगे तो नंबर मिलेंगे? नलायक, लिख के तो आना पड़ेगा। बोलो बेटा समझ में आ रही है? ये नहीं हम कुछ करके ही नहीं आए थे फ्री में नंबर मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना तो भी करके आना है कि हमें कुछ नहीं करना। समझ में आ रही बात? बोलो बेटा, ठीक, ये सब करके बताओगे और बोलोगे मैं कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है फ्यूचर गेन की। दैट्स इट, ये एग्जाम में क्वेश्चन था। और देख के बच्चा घबरा जाता है, पता नहीं क्या क्या कहानियां लिखी हुई हैं। एट द एंड ऑफ द डे होना कुछ नहीं है इसमें। चलो जी, इसके साथ ही हमारे पास AS 22 यहाँ पर फिनिश हो गया। धन्यवाद। ठीक, इसके साथ चर्चा हमारी समाप्त होती है आज की। इतना सही AS था बस। थैंक यू, बाय बाय।